हेलो गाइस एंड वेलकम टू codes.sobism। आज हम अपनी वीडियो में C++ के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए मॉडिफायर्स को पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स के लिए और रेंज ऑफ डेटा टाइप पढ़ने वाले हैं। और आज हम इन नए टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर यार इस फोल्डर को ओपन विद कोड करता हूँ और VS कोड यहाँ पर खुल जाएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी ना हो, इसलिए पहले से ही मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली है फोर मॉडिफायर्स एंड रेंजेस ऑफ डेटा टाइप्स डॉट सीपीपी। तो आप भी ये फाइल बना लो और यहाँ पर जो भी मैंने कोड किया है वो सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से सब कुछ समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक नई फाइल बनाता हूँ और इस फाइल का नाम 5test.cpp रख देता हूँ। यहाँ पर हम कुछ बातें करने वाले हैं। हमने देखा था कि हम क्या करते हैं यार, किसी भी फाइल में हैश इंक्लूड कराते हैं, आईओ स्ट्रीम कराते हैं। ये चीजें बहुत बार हो चुकी है और अभी इसे मैं जल्दी से खत्म कर देता हूँ। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी करूंगा मैं और उसके बाद मैं इंट मेन कर दूंगा और मेन फंक्शन को शुरू करते हुए मैं रिटर्न 0 करूंगा और उसके बाद यहाँ पर यार एक सी आउट की स्टेटमेंट निकालूंगा मैं और मैं लिखूंगा दिस इज सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल। ये सी प्लस प्लस का ट्यूटोरियल है। हमें पता है क्या होगा यहाँ पर। ये हमने सेमीकोलन डाला है टर्मिनेशन स्टेटमेंट के लिए। आप जानते हो इस चीज से क्या होने वाला है। कंट्रोल ऐसे सेव करो और यहाँ से मैं अगर इसे रन कराता हूँ तो टर्मिनल में ये हमारा प्रोग्राम रन होगा और आउटपुट देगा दिस इज सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल। ये चीज हम जानते हैं, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखो कि जब भी हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं हर बार हमें इतना लिखना पड़ेगा। ये लाइन तो चलो ये कस्टम है, आपको कुछ और लिखना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में, बट ये चीज आपको हमेशा लिखनी पड़ेगी। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी और मेन फंक्शन भी आपको बनाना ही पड़ेगा। तो यार ये चीज है, बार बार हमें रिपीट करनी पड़ती है और जब भी मैं नई फाइल बनाता हूँ तो मुझे यहाँ पर ये पूरा वापस से लिखना पड़ता है। और इस चीज को यार मैं कैसे रिजॉल्व करता हूँ, कभी भी मैं एक नई फाइल जब बनाता हूँ तो उसमें मैं क्या करता हूँ, सीपीपी बॉयलर प्लेट लिखता हूँ और फिर जब एंटर करता हूँ तो जितना भी ये कोड है ये हमारा आ जाता है। देखो मैं सीपीपी बॉयलर प्लेट जितनी बार लिखूंगा उतनी बार ये आ जाएगा और जो हमारा कर्सर है वो यहाँ पर रुक जाएगा। तो ये चीज यार मैं कैसे कर रहा हूँ और आपके भी पीसी में ये चीज हम कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ मैनेज में जाना है और मैनेज में आप यहाँ पर ढूंढोगे यूजर स्निपेट्स। यूजर स्निपेट्स आ गए यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखोगे बहुत सारी फाइल्स है यार, c.json, cmake.json, coffeescript.json। हमें कहाँ जाना है, हमें cpp.json पे जाना है क्योंकि हम C++ के लिए स्निपेट बना रहे हैं। अब ये स्निपेट क्या होता है और ये बॉयलर प्लेट क्या होती है, ये चीजें क्या होती है वो आपको नहीं पता, बट मैं आपको स्निपेट के बारे में बता देता हूँ। स्निपेट एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो हम अपने प्रोग्राम में बार बार रिपीट कर सकते हैं और उस कोड को कहीं ना कहीं हम लिख के सेव कर लेते हैं और अपने प्रोग्राम में बस हम वो शॉर्टकट जो भी वर्ड होता है वो लिखते हैं। तो हमारा प्रोग्राम समझ जाता है कि हम उस स्निपेट के बारे में बात कर रहे हैं और हमें वो स्निपेट चाहिए। और ऐसे ही सी प्लस प्लस में बहुत सारे स्निपेट्स होते हैं यार। अगर मैं यहाँ पर लिखूं फॉर, तो आप यहाँ देखोगे कोड स्निपेट फॉर लूप आ गया। अगर मैं एंटर करूं तो यहाँ पर देखो एक पूरा आपके पास स्निपेट आ गया है, एक कोड ब्लॉक आ गया है जिसमें हम कोड कर सकते हैं। ये चीज आपको अभी पता नहीं है कि क्या होती है, इसलिए मैं ये हटा रहा हूँ, बट ये एक स्निपेट होता है। और हम कोई भी शॉर्टकट अगर लिखते हैं, हमने यहाँ पर ये शॉर्टकट लिखा फॉर के लिए और एंटर किया तो पूरा फॉर लूप बन के आ गया। वैसे ही यहाँ पर मैंने सीपीपी बॉयलर प्लेट बनाया हुआ है। अगर मैं लिखूं सीपीपी तो ये पूरा आपका बॉयलर प्लेट आ जाता है, ये पूरा कोड आपका आ जाता है। बट ये जो है ये यूजर डिफाइंड है, मतलब ये मेरे कंप्यूटर में अभी है लेकिन आपके कंप्यूटर में नहीं होगा। और ये जो फॉर है ये हमारा यार प्री डिफाइंड है, मतलब अगर आप फॉर लिखोगे और एंटर करोगे तो आपके भी कंप्यूटर में ये चीज आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर वाइल लिखोगे तो आपके पास यहाँ पर वाइल लूप के लिए एक स्निपेट आ जाएगा और ऐसे बहुत सारे स्निपेट्स होते हैं यार। और हम थ्रू आउट द कोर्स ये सारी चीजें देखते रहेंगे। बट मैं यहाँ पर आपको यार सीपीपी का जो बॉयलर प्लेट होता है वो बनाना सिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये यूजर डिफाइंड होता है तो ये आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो यहाँ cpp.json फाइल में जब हम आएंगे, आपको मैंने बताया कि मैनेज में जाके यूजर स्निपेट्स में जाके आपको cpp.json पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका ये cpp.json खुल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है यार, ये आपका जो नीचे वाला टेक्स्ट है ये होगा, ऐसा कुछ आपके में लिखा होगा और आपको इसे चेंज करना है इसमें। मैं यार आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। ये जो .json फाइल होती है ये किसी भी तरीके के डेटा को स्टोर करने के लिए ही यूज होती है और जेसन को बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी जानते हो तो बस इतना जान लो कि जेसन एक ऐसी फाइल होती है जिसमें हम अलग अलग तरीके का डेटा स्टोर कर सकते हैं।
और यहाँ पर आप देखोगे तो ये चीज आप जानते हो, ये जो ग्रीन कोड होता है ये कोई कोड नहीं होता, ये एक कमेंट होता है। ये कमेंट लिखा जाता है हमारे कोड को समझाने के लिए। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि प्लेस योर स्निपेट्स फॉर सीपीपी हियर, ईच स्निपेट इज डिफाइंड। ये पूरा आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ो। आप यहाँ नीचे कोड को देखो, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है बॉयलर प्लेट। ये एक बॉयलर प्लेट है और जो प्रीफिक्स होता है वही हमारा शॉर्टकट वर्ड होता है। मतलब ये वाला वर्ड अगर हम अपने प्रोग्राम में लिखेंगे, इस प्रोग्राम में कहीं पे भी अगर ये वाला वर्ड हम लिख रहे हैं तो वो सीपीपी बॉयलर प्लेट दिखा रहा है और हमें ये बता रहा है कि ये एक बॉयलर प्लेट है। यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है यार, दिस इज द बॉयलर प्लेट टू इंक्लूड हेडर फाइल एंड इट टेक्स द टैब इनटू द मेन फंक्शन। और यही वाला जो आपका डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर आपने दिया हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज द बॉयलर प्लेट। ये वही डिस्क्रिप्शन है जो यहाँ पे हमें दिखा रहा था। और यहाँ पर क्या होता है, एक बॉडी होती है और इस बॉडी के अंदर जो चीजें लिखी हैं वही हमारे बॉयलर प्लेट में आती है। जब हम इस बॉयलर प्लेट को कॉल करते हैं तो यही सारी चीजें हमारी आती है। तो अभी मैं इसको हटाता हूँ यार एक बार और आपको जेसन फाइल में दिखाता हूँ कि हमने क्या किया है। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल कॉपी पेस्ट अपने प्रोग्राम में लिखनी होगी। और नीचे वाला जो है वो तो मैंने पहले से ही कमेंट किया हुआ है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, मैं ये पूरी जो फाइल का टेक्स्ट है वो टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप ये बॉयलर प्लेट बना सकते हो। तो यार डिस्क्रिप्शन में जाओ, बॉयलर प्लेट नाम से आपको एक फाइल मिल जाएगी और उसमें ये सारा टेक्स्ट होगा। और उस टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ cpp.json में सेव कर देना। और फिर सेव करने के बाद यहाँ पर भी आप सेव करके नई फाइल बना के एक बार चेक करना। और गाइज इस चीज से हमें बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। जब भी हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये test.cpp बनाई और मैंने क्या बोला, बस cpp लिख के एंटर कर दिया तो यहाँ पर मेरा पूरा बॉयलर प्लेट आ गया है और मुझे वो सारी चीजें वापस से लिखनी नहीं पड़ी। और यार अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दूसरी बातें करते हैं। हमने अपने प्रोग्राम्स में बहुत देखा है कि हम इंट करके यहाँ पर वेरिएबल का नेम लिखते हैं, वेरिएबल नेम, और उसके बाद एंटर करके जो भी वैल्यू होती है, वैल्यू 34 लिखूंगा क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू हमें डालनी है। ये वेरिएबल की स्पेलिंग गलत हो गई है। मैं मान लो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंट टाइप का एक वेरिएबल है जिसका नाम मैं रखना चाहता हूँ एज। तो मैं एज को स्टोर कराना चाहता हूँ इंटीजर टाइप के वेरिएबल में। फिर मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेरी एज मान लो 21 है तो मैं 21 इस वेरिएबल में सेव कराऊंगा। तो जो C++ लैंग्वेज होती है यार, वो हमारी स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज होती है। और हमारी यार एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज भी होती है और उसका एक एग्जांपल है पाइथन। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज वर्सेस डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। यहाँ एस की जगह डी करूंगा क्योंकि ये डायनामिकली और स्टैटिकली टाइप्ड होती है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है यार, स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस जो होती हैं वो परफॉर्म करती हैं टाइप चेकिंग एट कंपाइल टाइम। मतलब जब कंपाइल हो रहा होता है, कंपाइलेशन प्रोसेस में ही हमारा टाइप चेकिंग हो जाती है, मतलब डेटा टाइप चेकिंग। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि ये डेटा टाइप चेकिंग होती है। वाइल डायनामिकली टाइप लैंग्वेजेस परफॉर्म चेकिंग एट रन टाइम। और जो डायनामिकली टाइप लैंग्वेज होती है वो रन टाइम पे हमारा डेटा टाइप को चेक करती है। तो इसमें होता क्या है यार, इसमें हमें यार डिक्लेयर करना पड़ता है पहले से कि ये कौन से टाइप का वेरिएबल है। मतलब हमें बताना पड़ता है। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में हमें स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज में जैसे C++, इसमें हमें बताना पड़ता है कि एक इंटीजर टाइप का ही डेटा टाइप होगा। लेकिन डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज जो होती है उसमें हमें नहीं करना होता। हम यहाँ पर बस एज इक्वल्स 21 लिख देंगे तो भी चलेगा। और ये पाइथन लैंग्वेज का एग्जाम्पल है यार। ये होता है डिफरेंस स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस और डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस में। ये दो पॉइंट्स आप याद कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको बताई है। और स्टैटिकली टाइप्ड पहले ही चेक हो जाती है, मतलब जब हमारा कंपाइलेशन हो रही होती है तभी हमारे कंपाइलर को पता होता है कि ये जो वेरिएबल है ये इस टाइप का होने वाला है और इस वेरिएबल के टाइप को हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं। मतलब अब एज जो वेरिएबल है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम एक ही टाइप का वेरिएबल रहने वाला है। वेयर एज जो हमारी डायनामिकली टाइप्ड होती है उसमें जो हमारा एज है, मतलब हमारा जो वेरिएबल है उसका टाइप भी चेंज हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पर एज अभी 21 लिखा हुआ है, तो डायनामिकली टाइप लैंग्वेज में बाद में हम ये भी बोल सकते हैं कि एज इक्वल्स 21। मतलब एक स्ट्रिंग के फॉर्म में हम बोल दें कि 21 है यार। हम बाद में ये भी बोल सकते हैं एज इक्वल्स
21.5 हम ये बोले कि हमारे 21 साल और 6 महीने हो चुके हैं, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 21.5 मेरी एज है। तो ये होती है यार डायनामिकली टाइप लैंग्वेज। बट अगर बात करी जाए सी प्लस प्लस की, तो हम ये चीज नहीं कर सकते। अगर एज को हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना चुके हैं, तो हमारे पूरे प्रोग्राम में हमें उस एज को एक ही टाइप के वेरिएबल में रखना है। तो हमारे पूरे स्कोप में जहां पर वो एज डिफाइंड है, हम उसे इंटीजर टाइप का ही रख सकते हैं, उसका हम टाइप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमें डिस्कस करनी थी, और मैंने आपको बता दी है। और अब हम आगे दूसरी बातें कर लेते हैं यार। वैसे वीएस कोड में यार बहुत सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी होते हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स को आपको बता दूं, और जो मैं बहुत ज्यादा रेडिली यूज करता हूँ उनके बारे में बताता हूँ। एक कीबोर्ड शॉर्टकट मैं आपको बता चुका हूँ, जो हमारा होता है टॉगल वर्ड रैप के लिए। जैसे ये हमारा टेक्स्ट है, तो हम जब इस टेक्स्ट को जूम इन कर रहे हैं, तो यार हमारा जो लाइन है वो रैप हो रही है। मतलब यहाँ पर देखो, ये 7th लाइन है, ये रैप हो गई है और हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आया है। और वैसे ही यहाँ पर हम अगर मैनेज में जाए और यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाए, तो हमारे पास बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं। बट कुछ बेसिक शॉर्टकट्स के बारे में मैं बताऊंगा आपको। जैसे रन कोड, मैं यहाँ पर लिखूँ रन कोड, तो यहाँ पर आप देखोगे एक कमांड है यार, कोड रनर, जो हमारा एक्सटेंशन है, उसके लिए ये रन कोड हमारा है। और उसकी जो की बाइंडिंग है उसको देखो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। शायद आपके पीसी में ये कमांड होगी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एन। और यार अगर कुछ और भी होगी तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसे चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से बना सकते हैं। और यहाँ पर आप सोर्स में देख भी सकते हो, ये यूजर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इस की बाइंडिंग को मैंने कभी ना कभी चेंज किया था, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए को बहुत ज्यादा मैं यूज करता हूँ। और जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे एडिट पर, और उसके बाद आप जो भी की प्रेस करोगे, अब आप अपने कीबोर्ड में जाके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए एंटर कर दोगे, और उसके बाद एंटर कर दोगे, तो ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए आ जाएगा। और यहाँ पर जो एक्सटेंशन है वो यूजर में चेंज हो जाएगा। और आप भी इस की बाइंडिंग को काफी यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये क्यों यूज होता है। मैं यहाँ सी आउट कर दूं और मैं लिखूं हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद यहाँ सेमीकोलन लगाऊं, और फिर कंट्रोल एस से सेव करने के बाद यहाँ जाके रन कराने की जगह मैं सीधा यहाँ पर एक की प्रेस कर दूं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, तो यहाँ पर हमारा ये रन हो जाएगा और हमें यहाँ जाके इसको प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये की बाइंडिंग में बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। एक और के बारे में मैं आपको बताता हूँ यार, कॉपी लाइन डाउन। आप यहाँ पे लिखो कॉपी लाइन डाउन। अगर आप ये लिखते हो तो आपको एक की बाइंडिंग मिलेगी। यहाँ पर यार दो की बाइंडिंग्स है क्योंकि मैंने यहाँ पर चेंज किया है, और ये बहुत ज्यादा यूज होता है। मैं आपको बताता हूँ ये करता क्या है। मैं मान लो यहाँ पर इस लाइन पे हूँ, सी आउट हेलो वर्ल्ड, और इस लाइन में मैं चाहता हूँ कि ये वाली लाइन नीचे भी प्रिंट हो जाए, तो मैं कंट्रोल प्लस डी करूंगा तो ये नीचे भी प्रिंट हो जाएगी। एक और बार करूंगा तो ये फिर से प्रिंट हो गई। और ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और आगे हम देखेंगे। इसको मैं अभी हटाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप भी इस की बाइंडिंग को चेंज कर सकते हो। शायद आपकी जो की बाइंडिंग होगी वो पहले से यहाँ पर होगी और शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस डाउन की होगी, बट आप उसे चेंज करके यहाँ एडिट करके कंट्रोल प्लस डी करो और उसके बाद एंटर कर दो, तो यहाँ पर ये कंट्रोल प्लस डी हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड भी कर सकते हो। और उसके बाद यार इसको सेव करने के बाद यहाँ पर आओ और देखो कि यहाँ पर कंट्रोल प्लस डी करने पे वो लाइन कॉपी हो रही है या नहीं। तो ये चीज हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स चेंज करना मैंने आपको सिखा दिया। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज सजेस्ट करूंगा यार, आप सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स को चेंज करने मत बैठ जाना। बहुत सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं यहाँ पर और उन सबका अपना अपना यूज है। तो हमने बहुत इधर उधर की बातें कर ली हैं, बट ये सारी बातें इंपॉर्टेंट थी और हमें अपने टॉपिक से नहीं हटना। यहाँ पर हमें बात करनी है मॉडिफायर्स इन डेटा टाइप्स की, और हमें रेंजेस की भी बात करनी है। तो उस टॉपिक पे हम जल्दी से आते हैं और सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इसे जूम इन करता हूँ और थोड़ा सा हम डेटा टाइप के मॉडिफायर्स के बारे में बात करते हैं। ये जो टेस्ट डॉट सीपीपी है इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, इसको मैं जरा डिलीट कर देता हूँ। ये फाइल हमें नहीं चाहिए। ये बस मैंने आपको कुछ चीजें समझाने के लिए बनाई थी और हमने वो चीजें सीख भी ली है, तो इसका अब कोई काम नहीं है। और यहाँ पर हमें इसका बहुत ज्यादा काम है, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैं पहले से ही लिख चुका हूँ यार, और ये मैंने इसलिए किया है ताकि हमारी वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा ना हो। अब बात है डेटा टाइप मॉडिफायर्स की। डेटा टाइप मॉडिफायर्स क्या होते हैं? डेटा टाइप तो आपको समझ आ गया कि यार इंटीजर, कैरेक्टर, अलग अलग टाइप के हमारे डेटा टाइप होते हैं, लेकिन हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं और उनको मॉडिफाई करने के लिए हम मॉडिफायर्स का यूज करते हैं। दीज आर यूज्ड विद बिल्ट इन डेटा टाइप्स, मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जितने भी होते हैं
उनके साथ इन्हें यूज किया जाता है टू मॉडिफाई द लेंथ ऑफ डेटा दैट अ पर्टिकुलर डेटा टाइप कैन होल्ड। मतलब जो हमारा जो लेंथ है, मतलब जो रेंज है, उसे बड़ा या छोटा या फिर साइंड या अनसाइंड करने के लिए ही हम इन मॉडिफायर्स को यूज करते हैं। और चार टाइप के मॉडिफायर्स होते हैं यार बेसिकली। एक होता है साइंड मॉडिफायर, मतलब किसी भी टाइप के डेटा टाइप को साइंड बनाने के लिए हम इस मॉडिफायर को यूज करते हैं। इसका जो कीवर्ड होता है वो साइंड होता है। और एक अनसाइंड होता है, मतलब उसे अनसाइंड बनाने के लिए। साइंड अनसाइंड का बेसिक मतलब बता देता हूँ यार। जो इंटीजर होते हैं वो साइंड हो सकते हैं, मतलब नेगेटिव हमारे नंबर्स भी हो सकते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, तो उसके लिए हम साइंड का यूज करते हैं। और वैसे आपको एक बात बताऊं तो जो हमारा इंट डेटा टाइप होता है उसमें डिफॉल्ट मॉडिफायर पहले से ही साइंड लगा होता है, क्योंकि हम इंटीजर में नेगेटिव और पॉजिटिव हर टाइप की वैल्यूज ले ही सकते हैं। और यहाँ पर अनसाइंड अगर हम उसे कर दे तो हमारी जो नेगेटिव वैल्यूज है वो हट जाएंगी, मतलब हम नेगेटिव वैल्यूज को नहीं रख सकते उस इंटीजर में। इसको हम देखेंगे कि कैसे हम बना सकते हैं। और फिर हमारा जो थर्ड डेटा टाइप मॉडिफायर होता है वो होता है शॉर्ट। मतलब किसी भी टाइप के डेटा टाइप को यार छोटा बनाने के लिए, उसकी रेंज को छोटा बनाने के लिए हम शॉर्ट यूज करते हैं और उसका कीवर्ड यार शॉर्ट होता है। फिर आता है यार हमारा लॉन्ग। और लॉन्ग का काम क्या होता है, जैसे शॉर्ट का छोटा करना होता है वैसे ही लॉन्ग का हमारी रेंज को बड़ा करना होता है। आप यहाँ पर देखो एक टेबल फॉर्म में मैंने ये सब बताया हुआ है और ये एक मल्टी लाइन कॉमेंट में मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पर इस मल्टी लाइन कॉमेंट में हमने डेटा टाइप्स लिखे हुए हैं और उसके बाद साइजेस लिखे हुए हैं और रेंज स्टार्ट और रेंज एंड लिखा हुआ है। तो डेटा टाइप क्या होते हैं हमें पता है। इंटीजर टाइप का हमारा डेटा टाइप होता है जिसका कीवर्ड होता है इंट। तो इंट को यूज करके हम इंटीजर बनाते थे, लेकिन हम अगर उसे शॉर्ट इंट कर दे, मतलब हम उसके पहले शॉर्ट लगा दें, तो वो उसका साइज 2 बाइट्स हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ शॉर्ट इंट, वेरिएबल का नाम लिखता हूँ एज। मान लो अगर एज एक वेरिएबल है, उस एज में हम जो रेंज होती है वो इतनी ही रख सकते हैं। अगर मैं लिखूं यहाँ पर 32,000 से बड़ा, मतलब मैं 33,000 लिख दूं, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम देगा यार। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एज को मैं प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ यार अभी, और इसे मैं अगर रन करूँ, रन करने के लिए यहाँ पर हम नहीं जाएंगे। हम बस क्या करेंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए दबाऊंगा तो ये रन हो जाएगा। और यहाँ पर देखो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, क्योंकि सच्चाई ये है कि ये जो इतना बड़ा नंबर है इसे असाइन ही नहीं कर पाया। अगर आप 32,767 से छोटा नंबर रखोगे तभी ये उसे असाइन कर पाएगा एज में। और उस रेंज के बाहर किसी नंबर को आप असाइन करने की कोशिश करोगे तो वो यार एरर नहीं थ्रो करके अपने आप एक वैल्यू स्टोर कर देगा, क्योंकि ये वैल्यू तो वो स्टोर कर ही नहीं सकता क्योंकि उसकी रेंज ही बहुत कम है। और ऐसे ही अलग अलग टाइप के वेरिएबल को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम अनसाइंड कर दें इसे, इसी चीज को अगर मैं देखो अनसाइंड कर दूं, ये जो है इसे और फिर अगर इस नंबर को मैं स्टोर करा रहा हूं, अब मैं इसे फिर से कंट्रोल एस से सेव करूंगा और फिर से कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए से रन करूंगा, तो यहाँ पर देखो 33,000 वैल्यू अब सेव हो चुकी है, क्योंकि हम उस वेरिएबल को अलग टाइप के मॉडिफायर से बना रहे हैं। मतलब हमने उस पर अनसाइंड कर दिया है, तो वो अब 64,000 तक वैल्यूज, 65,535 तक की वैल्यूज वो ले सकता है, लेकिन वो जीरो से ही स्टार्ट होनी चाहिए। अगर मैं कोई नेगेटिव वैल्यू से डालने जाऊंगा, अगर मैं इसे इसी को नेगेटिव कर दूंगा और फिर अब इसे मैं कंट्रोल एस से सेव करके कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए से रन कराऊंगा, तो यहाँ पर ये देखो प्रॉब्लम देगा। इसका मतलब बस यही है कि ये वाला जो इंटीजर है वो अनसाइन टाइप में नहीं जा सकता और इसने अपने आप एक ट्रैश वैल्यू डाल दी। तो यार ये ट्रैश वैल्यू वाला काम बहुत होता है सी प्लस प्लस में। कोई प्रॉब्लम हो रही होती है तो उस वेरिएबल में कोई ट्रैश वैल्यू अपने आप चली जाती है। अब अगर हम अनसाइन इंट रखें, मतलब इसमें शॉर्ट हमने नहीं लगाया, तो वो जो इंटीजर होता है एक इंटीजर को अनसाइंड कर देगा। साइज उसका 4 ही रहता है। और वैसे ही अगर हम साइन अनसाइंड ना लगाए तो यहाँ पर अपने आप साइंड लगा होता है। अगर ये चीज आप नहीं भी लगाओगे तो भी वो साइंड ही होगा, और अगर ये चीज लगाओगे तो भी वो साइंड ही होगा। और वो भी 4 बाइट्स लेके वो नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक जाता है। और फिर हम अगर लॉन्ग लगा दे उसके आगे, लॉन्ग क्या करता है यार, एक इंटीजर को बढ़ाने के लिए यूज होता है। लेकिन ये जो लॉन्ग है ना, अगर हम बस एक बार लगाएंगे इंटीजर में तो वो कुछ चेंज करता नहीं है, वो उतना ही रहता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लो कि अगर मैं यहाँ बोलूँ कि एक साइंड लॉन्ग इंट डेटा टाइप का एक वेरिएबल है, जिसका नाम भी मैं वेरिएबल ही लिख देता हूँ,
उसकी वैल्यू 45 मान लो, और एक वेरिएबल है हमारा जो हमने सीधा बनाया है इंट वेरिएबल करके। पहले वाले को मैंने कमेंट कर दिया है और दूसरे वाले को मैं बोल रहा हूँ 45। ये दोनों चीजें जो है वो सेम वेरिएबल को डिपिक्ट करती हैं। और उसके बाद हमारा आता है यार अनसाइंड लॉन्ग इंट। और आप समझ ही गए होगे, जो साइंड होता है उसका ऑपोजिट है अनसाइंड। तो अनसाइंड में क्या होगा, जो नेगेटिव वैल्यूज जितनी भी होती है वो आ जाती है पॉजिटिव में, और ये जो हमारी रेंज है वो 0 से डबल हो जाती है जो पहले थी। और यहाँ पर 8 है साइज, ये 8 नहीं होगा, ये 4 ही होगा, क्योंकि हमने बस साइंड को अनसाइंड किया है और वैल्यूज तो उतनी ही है। पहले नेगेटिव थी, अब पॉजिटिव आ रही है। अब आते हैं हम लॉन्ग लॉन्ग इंट पे। ये जो लॉन्ग लॉन्ग इंट है, हमने 2 बार इसमें लॉन्ग लगाया है। और हाँ यार, ये गलत नहीं है, हम 2 बार लॉन्ग लगा सकते हैं। और 2 बार लॉन्ग लगाने से होगा क्या, यहाँ पर हमारा साइज डबल हो जाएगा और हमारा जो वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी। और अगर ऐसा कोई नंबर हुआ जो लॉन्ग इंट में नहीं आता, यानी कि इंट में नहीं आता, क्योंकि इंट और लॉन्ग इंट एक ही होते हैं, तो यहाँ ऐसा कोई अगर नंबर हुआ जो इस रेंज में फिट नहीं हो रहा, मतलब इससे बड़ा या इससे कोई छोटा नंबर हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग लॉन्ग इंट करेंगे। उसके बाद यार आपकी रेंज इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो, उसी चीज को अगर आप अनसाइंड कर दो, अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट कितना बड़ा होगा। ये जो नंबर है 0 से लेकर, या इसे मैं नीचे करता हूँ, आप ये देखो, ये इतना बड़ा ये जो नंबर है, ये आपका पूरा अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट का है। तो 0 से लेकर इतनी बड़ी रेंज होने वाली है, तो आप समझ सकते हो यार मॉडिफायर्स का कितना ज्यादा सिग्निफिकेंस है। हम अपने एक वेरिएबल को, एक डेटा टाइप को जो इंट था, उसे इतने सारे तरीकों से बना सकते हैं बस मॉडिफायर्स की वजह से। और मॉडिफायर्स की ही हेल्प से हम अपने साइजेस को कम ज्यादा कर सकते हैं, मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से, और रेंज जो भी होगा हमारा उस हिसाब से उस चीज को कर सकते हैं। यार ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोई इंटीजर चाहिए जो इतना बड़ा ना हो, मतलब इससे ज्यादा बड़ा ना हो या इससे ज्यादा छोटा ना हो। हमने अभी इतनी बार देखा है, और एज को हम बहुत बार बना भी चुके हैं। जो एज होती है किसी भी इंसान की या किसी भी एनिमल की भी एज इतनी बड़ी तो नहीं होगी, तो हम शॉर्ट इंट का यूज करके एज वेरिएबल को बना सकते हैं। और उस एज वेरिएबल को बनाने के बाद हमारा साइज कम यूज होगा। पहले जब हम इंट से बनाते थे वो 4 बाइट्स लेता था। अगर हम शॉर्ट इंट से उसे बनाएंगे, हमें पता है कि इतना बड़ा होना ही नहीं है, तो फिर वो बस 2 बाइट्स लेगा। तो ये फायदा है यार। और अगर हमें बड़ा नंबर चाहिए तो यार आप जानते ही हो कि 8 कर दो उसे, मतलब लॉन्ग लॉन्ग इंट कर दो, तो वो चीज भी हो जाएगी। और वैसे ही यार साइंड और अनसाइंड कैर भी होते हैं, दोनों 1 बाइट्स ही लेते हैं। और उसमें भी यही डिफरेंस होता है कि ये जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में चला जाता है। और यार प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं तो आप ये ज्यादा यूज भी नहीं करने वाले हो, ये चीजें साइंड अनसाइंड ये सब यूज नहीं करोगे। और कैर में तो आप कुछ नहीं लगाते, बस ऐसे ही कैरेक्टर्स को बनाओगे। और ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि आपको कोई बहुत बड़ा नंबर चाहिए होगा तो आप लॉन्ग लगा लो, या बहुत छोटा नंबर चाहिए होगा तो आप शॉर्ट लगा लो, या अगर आपका नेगेटिव नंबर नहीं है तो आप अनसाइन लगा लो। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि ये सारी वैल्यूज जो है वो आपको याद नहीं करनी, वो बैठ के आपको रटनी नहीं है, क्योंकि ये आप याद करते रहोगे आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, और आगे जाके कुछ टाइम बाद हो सकता है आप भूल भी जाओ। तो इसमें यही है, बस आपको लॉजिक समझना है। ये जितनी भी चीजें मैं पढ़ाता हूँ उनको आप समझा करो, और अगर आप समझ गए तो धीरे धीरे यूज करते करते आप सारी चीजें याद कर लोगे, और जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो आपके दिमाग में रहेंगी। जैसे यहाँ पर शॉर्ट लगा के छोटा हो जाता है, लॉन्ग लगा के बड़ा हो जाता है, बस इतना आपको याद रखना है। और वैसे ही यार यहाँ पर फ्लोट के लिए भी होता है, ये टेबल मैं आपको पूरी बता देता हूँ। ये टेबल पूरी करनी है तो हम फ्लोट के बारे में भी बात करते हैं। फ्लोट हमारा यार 4 बाइट्स लेता है, इसमें हमारा कोई भी मॉडिफायर नहीं दिखाया हुआ। वैसे ही डबल होता है, ये चीज हम जानते ही हैं कि यार ये 4 और ये 8 इसलिए लेता है क्योंकि जो हमारा डबल है उसमें ज्यादा प्रेसिजन होती है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए, और फ्लोट में कम प्रेसिजन होती है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए। और यहीं पर अगर आप लॉन्ग लगा देते हो तो आप यहाँ देख सकते हो ये 12 बाइट्स हो जाता है, 4 बाइट्स बढ़ जाते हैं। तो आप ये चीज हमेशा याद रखना, ये टेबल आप बाद में भी कभी रेफर कर सकते हो। वैसे भी मैं ये पूरा आपको कोड तो देने ही वाला हूँ, तो ये सारे नोट्स भी आपको कमेंट्स के फॉर्म में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में जाके ये पूरा ले सकते हो आप। आगे हम दूसरी बातें करते हैं यार। मॉडिफायर्स हमारे हो चुके हैं, अब हमें रेंज के बारे में बात करनी है। रेंज से पहले यार एक छोटी सी चीज यहाँ आती है, वो है साइज ऑफ ऑपरेटर। ये चीज जो है हम अपने पूरे कोर्स में यूज करेंगे, इसका हमें बहुत ज्यादा यूज करना है, तो इसे मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ।
और इससे आपको ये भी हो जाएगा यार कि ये जो अलग अलग साइजेस थे उन्हें आप चेक भी कर लोगे। पहले हम ये बात करते हैं कि साइज ऑफ ऑपरेटर करता क्या है। द साइज ऑफ इज अ कीवर्ड, ये एक कीवर्ड है, बट इट इज अ कंपाइल टाइम ऑपरेटर दैट डिटरमिन्स द साइज इन बाइट्स ऑफ अ वेरिएबल और डेटा टाइप। मतलब किसी भी टाइप का वेरिएबल या डेटा टाइप हमारे पास अगर है तो साइज ऑफ का यूज करके यार उसका हम साइज निकाल सकते हैं इन बाइट्स। और यहाँ पर यार साइज ऑफ ऑपरेटर कैन बी यूज टू गेट द साइज ऑफ क्लासेस, स्ट्रक्चर्स, यूनियंस एंड अदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ये जो चीजें हैं ये वैसे भी हमें बहुत बाद में पढ़नी है, अभी हम बस यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का तो ये निकालता ही है साइज, लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि जो और जितने भी अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स हैं जैसे क्लासेस, स्ट्रक्चर, यूनियन और अदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, इन सब का हम साइज निकाल सकते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। बहुत ही काम की चीज होती है यार और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ पर मैं कंट्रोल प्लस स्लैश करके इसे अनकॉमेंट करूंगा। इसके ऊपर ये जो लिखा है ये हमारा सी प्लस प्लस का पार्ट नहीं है, ये बस समझाने के लिए मैंने आपको लिखा था। और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे कोड्स हैं। यहाँ इन सारी चीजों को मैं अनकॉमेंट करना चाहूंगा और मैं आपको समझाना चाहूंगा साइज ऑफ को कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर हमने किया क्या है, बेसिक है यार, सी आउट का यूज करके हमने यहाँ पर इंसर्शन ऑपरेटर को चेन करके कुछ चीजें प्रिंट कराई है यार। पहले हम लिख रहे हैं साइज ऑफ कैर, ये एक स्ट्रिंग है, और उसके बाद यहाँ पर ये चीज आपको देखनी है, यही चीज गौर करने वाली है। और ऐसे ही हम साइज ऑफ को यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स जो है वो क्या होता है यार, साइज ऑफ लिखोगे आप और साइज ऑफ के बाद इस ब्रैकेट के अंदर जो भी आपका वेरिएबल और जो भी डेटा टाइप है वो आप लिख दोगे तो यहाँ पर उसका डेटा टाइप और वेरिएबल रिटर्न हो जाता है और वो प्रिंट हो जाता है। और प्रिंट करने के लिए आपको सी आउट यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप यहाँ पर साइज ऑफ ऑपरेटर लगा के उसके बाद आप कुछ भी लिखो। यहाँ पर मैं इंट लिख देता हूँ सबसे पहले, और सेमीकोलन लगाने से पहले मैं एंडल लगा देता हूँ। एंडल हमें पता है नई लाइन के लिए होता है, तो हम नई लाइन लगा देंगे इस इंसर्शन ऑपरेटर को चेन करके। ये सारे मुझे अनकॉमेंट अभी नहीं करने चाहिए थे, इन सबको अभी कमेंट करके ही अब मैं इसे रन करके आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर एक नंबर आ रहा है और उसके बाद साइज ऑफ कैर वो 1 बाइट आ रहा है। ये नंबर का जो लास्ट डिजिट है आपको 4 दिख रहा होगा, और 4 हमारा इंट का साइज होता है। इसके पहले भी हमने कुछ प्रिंट कराया था, इस चीज को यार कमेंट कर देता हूँ एक बार, ये हमने समझने के लिए ही रखा था। अब मैं इसे फिर से कंट्रोल एस से सेव करके कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए से मैं इसे रन करा रहा हूँ, जो शॉर्टकट की मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आउटपुट क्या आएगा, पहले 4 आएगा, फिर साइज ऑफ कैर 1 आ रहा है क्योंकि ये वाली लाइन भी अभी कमेंटेड नहीं है। ये लाइन भी प्रिंट हुई है और ये लाइन भी प्रिंट हुई है, और इस लाइन में क्या है, साइज ऑफ इंट, मतलब बस एक नंबर रिटर्न होता है, बाइट्स में जो उसका मेमोरी है वही दिखाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, इस टेबल को देखो, और यहाँ पर इंट का जो साइज था वो 4 बाइट्स था और इसीलिए यहाँ पर 4 बाइट्स रिटर्न हुआ है। और सेकेंड जो लाइन है, आप यहाँ पर कैर का जो साइज है वो भी देख सकते हो, कैर का साइज 1 होता है, तो यहाँ पर 1 ही रिटर्न हुआ है। और जैसे हमने प्रिंट कराया वैसे प्रिंट हो गया। यहाँ पर आप बाइट की जगह कुछ और लिखोगे तो कुछ और लिखा आ जाएगा, यहाँ कैर की जगह कुछ और लिखोगे तो कुछ और लिखा आ जाएगा। लेकिन आपने बुलाया साइज ऑफ कैर है तो आएगा वो 1 बाइट ही, तो वो 1 बाइट रिटर्न हो गया है। इस चीज को भी मैं कमेंट करता हूँ और नीचे की जो लाइंस है उन्हें अनकमेंट कर देता हूँ एक बार, और हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हमारे अलग अलग साइजेस प्रिंट होंगे। और हमने यहाँ पर जो टेबल बनाई थी उसका भी हमें पता चल जाएगा। ये सारे अनकमेंट हो चुके हैं, अब मैं सेव करके एक बार रन करा देता हूँ। तो आप यहाँ देखो सारे जितने भी अलग अलग डेटा टाइप्स थे और उनके मॉडिफायर्स थे उनके लिए हमारे साइजेस प्रिंट हो गए हैं। तो ये सबसे पहले क्या बोल रहा है, साइज ऑफ कैर 1 बाइट, यहाँ पर आप देख सकते हो 1 बाइट है। साइज ऑफ इंट हमारा 4 बाइट्स था तो वो 4 बाइट्स है। शॉर्ट इंट के लिए आप देखो यहाँ पर 2 बाइट्स है, और यहाँ पर जब हमने शॉर्ट इंट लगाया ये दोनों को मिला के हमारा एक डेटा टाइप बनता है। तो ये एक डेटा टाइप हुआ और उस डेटा टाइप का हमारी वैल्यू 2 बाइट्स है। और वैसे ही यार लॉन्ग इंट के लिए ये पूरा एक डेटा टाइप है, तो इस एक डेटा टाइप की 4 रहेगी। और उसके बाद साइन लॉन्ग इंट ये सब भी 4 रहेंगे, ये वाला भी 4 रहेगा। फिर हमारा फ्लोट जो है वो हमारा 4 है, डबल हमारा 8 है, और लॉन्ग डबल है वो 12 है। अगर मैं यहाँ पर बोलूं अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट,
उसको भी आप चेक करके देख सकते हो। यहाँ पर भी मैं वही चीज लिख देता हूँ और इसको मैं फिर से रन कराऊं तो आप अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट को देखो, ये 8 बाइट्स है। अगर आप यहाँ पर अनसाइंड नहीं भी लगाओगे तो भी वो 8 बाइट्स ही रहेगा। और इस चीज को मैं हटा देता हूँ। अब मैं इसे फिर से सेव करके रन करा देता हूँ, तो आप यहाँ देखो लॉन्ग लॉन्ग इंट के लिए 8 बाइट्स आ गया। तो हमारी जो टेबल थी वो पूरी कन्वे हो चुकी है। और ये सारे बस डेटा टाइप्स थे, और इन डेटा टाइप्स को यार आप यूज करके अलग अलग वेरिएबल्स बना सकते हो, ये चीज भी हमने देखी। और साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, इन वेरिएबल्स के भी साइजेस को बता सकता है। यहाँ पर मैंने लिखा है वेरिएबल या डेटा टाइप। तो अगर मैं कहूँ कि इंट नाम का एक एज है जो हमारा 21 है, और अब मैं यहाँ कहूँ कि साइज ऑफ निकालो और साइज ऑफ एज निकालो, और ये सी आउट के पहले आएगा, सी आउट और चेन लगा के हम यहाँ पर एंडल करें और उसके बाद ये हमारा सेमीकोलन लगे। ये पूरा कोड आप देखो जरा, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। तो हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर जो होता है वो दोनों तरीके की चीजों के लिए हो सकता है। डेटा टाइप भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं और हम वेरिएबल भी लिख सकते हैं, दोनों के लिए चल जाएगा और कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। यार यहाँ पर इसे रन कराने पे एरर आ गया क्योंकि यहाँ पर मैंने एंड करा था, एंडल नहीं किया था। अगर मैं इसे एंडल कर दूं तब कोई एरर नहीं आएगा। फिर से सेव करके मैं रन कर रहा हूँ तो ये देखो 4 आया है। यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग बना दूं और इस स्ट्रिंग में बना दूं कि साइज ऑफ एज वेरिएबल। अब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा अगर, तो ये ऐसे प्रिंट होगा कि हमारा जो एज वेरिएबल है उसका साइज ये है, और अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स के लिए भी हम अलग अलग साइजेस को प्रिंट करा रहे हैं। तो आई होप आप साइज ऑफ का भी मतलब समझे हो। तो यहाँ पर ये लास्ट लाइन क्या कहती है यार, यहाँ पर इसने वॉइड के बारे में बात की है। तो हम इसको देखते हैं जरा, इसको भी मैं अनकॉमेंट करके आपको वॉइड का जो भी प्रॉब्लम है वो बताता हूँ। पहले इन सारी चीजों को कमेंट कर देता हूँ मैं, जो भी मैंने यहाँ पर बनाया है ये सब कमेंट हो गया। और ये जो हमारा वॉइड वाली लाइन है उसे अनकमेंट करके आपको मैं दिखाना चाहूंगा। मैंने क्या लिखा है, सी आउट करो यार साइज ऑफ वॉइड लिख के, फिर जो साइज ऑफ वॉइड है उसे प्रिंट कराओ। अब मैं इसे सेव करा के कंट्रोल एस से रन करूंगा। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, ये क्या बोल रहा है, वार्निंग इनवैलिड एप्लीकेशन ऑफ साइज ऑफ टू अ वॉइड टाइप। मतलब वॉइड टाइप के लिए हम साइज ऑफ नहीं लिख सकते हैं। ये 1 बाइट्स तो इसने दे दिया और यहाँ पर एरर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो जीसीसी का कंपाइलर है जो हम यूज कर रहे हैं उसमें ये 1 बाइट दे देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो वॉइड होता है उसका कोई साइज ही नहीं होता यार। वॉइड का मतलब ही ये होता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और हम वॉइड टाइप का इसीलिए वेरिएबल भी नहीं बना सकते। ये चीज हमेशा याद रखना कि अगर आप वॉइड टाइप का एक वेरिएबल बनाने की कोशिश करोगे तो आप नहीं बना पाओगे। और वैसे भी वॉइड टाइप की कोई वैल्यू भी नहीं होती, तो यहाँ पर आप जो वैल्यू होती है ना वो भी नहीं दे सकते हो, तो ये आपको एरर देगा। इस चीज को भी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर पहले वार्निंग दी है इसने। ये वार्निंग कहती है कि साइज ऑफ ऑपरेटर में आप वॉइड टाइप डाल ही नहीं सकते हो, वो इनवैलिड है क्योंकि इस वॉइड का कोई साइज होता ही नहीं है। दूसरी चीज ये क्या बोल रहा है कि एरर क्या है, वेरिएबल डिक्लेयर्ड वॉइड, मतलब जो हमारा वेरिएबल है उसे वॉइड टाइप हम नहीं बना सकते। तो ये चीज भी हमेशा याद रखना। इसे मैं कमेंट कर रहा हूं और यहाँ पर एक कमेंट और लिखूंगा मैं। तो वॉइड डेटा टाइप को यूज करके हम ना तो कोई वेरिएबल बना सकते हैं, ना हम साइज ऑफ का यूज करेंगे। तो गाइज अब हम आगे की बात करते हैं। हम बात करेंगे मैक्रोज इन सी लिमिट हेडर फाइल। तो ये जो चीजें हैं ये भी आपके लिए बिल्कुल नई होगी, लेकिन मैं बहुत अच्छे सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाने वाला हूँ। हमने क्या बात करी थी, हमने बात करी थी मॉडिफायर्स इन डेटा टाइप्स और रेंज ऑफ डेटा टाइप्स। तो अलग अलग जो डेटा टाइप्स होते हैं उनके हमने मॉडिफायर्स को देख लिया और उन मॉडिफायर्स के साइजेस को देख लिया। अब हम रेंजेस को देखेंगे। रेंजेस को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ती है। और मैंने आपको बोला था वो दिन दूर नहीं है जब हम आईओ स्ट्रीम को छोड़ के और भी हेडर फाइल्स को यूज करेंगे। और आगे यार इस कोर्स में बहुत सारी चीजें और पढ़ाता जाऊंगा जब हम अलग अलग हेडर फाइल्स को यूज कर रहे होंगे। अभी के लिए हम यूज करेंगे सी लिमिट्स और सी फ्लोट को, और इन दोनों का मैं मतलब भी बताऊंगा और क्यों हम इन्हें यूज कर रहे हैं वो भी बताता हूँ।
अगर आप चाहो तो गूगल भी कर सकते हो, बट मैं आपको जितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो पूरा बता दूंगा। सी लिमिट्स क्या होती है, वो एक हेडर फाइल है। वो हेडर फाइल क्यों बनाई गई है, वो बनाई इसलिए गई है कि सी लिमिट्स में यार सारे जितने भी हमारे रेंजेस हैं उनकी वैल्यूज हम सेव करा देंगे। होता क्या है, इस चीज को मैं अनकॉमेंट कर रहा हूँ। ये जो मिनिमम कैरेक्टर के लिए वैल्यू होती है वो हम कैर मिन नाम का एक मैक्रो है, मैक्रो हम डिफाइन करते हैं हैश डिफाइन को यूज करके। और इसके बारे में आप अभी ज्यादा मत सोचो, बस आप इस चीज को ऐसे समझो कि अगर हम कैर मिन लिख रहे हैं तो हमारा कंपाइलर अपने आप समझ जाएगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मिनिमम कैरेक्टर की। ऐसा मानो कि किसी ने कैर मिन में सेव करा रखा है मिनिमम वैल्यू ऑफ कैरेक्टर, और वो चीज कहाँ सेव्ड है, वो चीज सेव्ड है सी लिमिट्स में, और वो हम एक्सेस कर सकते हैं ये लिखकर। कैरमिन अगर हम लिखेंगे तो कंपाइलर अपने आप समझ जाएगा। वैसे ही कैर मैक्स होता है, और वैसे ही यार ये सारे होते हैं। ये सारे हमारे जो सी लिमिट हेडर फाइल है उसी के अंदर डिफाइन है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या है तो आप बोलोगे ये एक मैक्रो है। और इन चीजों को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं मैक्रोस को बताने लगा और हैश डिफाइन को बताने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप बस इतना समझ लो कि ये लिखने से यार अपने आप जो शॉर्ट मैक्स की वैल्यू है वो आ जाएगी, और ये इससे हमारी शॉर्ट मिन की वैल्यू आ जाएगी, इससे हमारी अनसाइंड शॉर्ट मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये जो यू लगा है इसका मतलब अनसाइंड है, एस एच आर टी का मतलब है शॉर्ट, और मैक्स का मतलब है जो मैक्सिमम वैल्यू है। और मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब यही हुआ कि जो जहां से रेंज स्टार्ट होती है वो हमारी मिनिमम वैल्यू होती है, और जहां रेंज खत्म हो जाती है वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है। और यही वैल्यूज अभी हमारी सारी प्रिंट होने वाली है। और इन सबको आप देखो, मैं आपको बताता हूँ। इंट मिन मतलब जो इंटीजर की मिन हो गई, और इंट मैक्स मतलब जो इंटीजर की मैक्स हो गई। अब अनसाइंड इंट के लिए भी एक मैक्स वैल्यू होती है, और अनसाइंड मिन इंट के लिए मिन वैल्यू तो वैसे ही जीरो होगी, आपको पता है, क्योंकि वो अनसाइंड है। तो हमने यहाँ पर अनसाइंड इंट के लिए मैक्स वैल्यू निकाल दी। अब और वैसे ही ये लॉन्ग मिन, लॉन्ग मैक्स, अनसाइंड लॉन्ग मैक्स, और ये फिर लॉन्ग लॉन्ग मिन, लॉन्ग लॉन्ग मैक्स, और ये अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग मैक्स के लिए हो गई। आप देख सकते हो ये एल अलग से लगा हुआ है तो मतलब ये दो बार लॉन्ग है। अब मैं इस चीज को रन करा रहा हूँ, कंट्रोल एस से सेव करके मैं रन करूंगा। और ये चीजें अगर आप यार लिखना नहीं चाहते हो तो आपको मैंने बताया है कि ये पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ देख सकते हो। और इस टेबल से हम चेक करेंगे, इस टेबल में हम जाएंगे, हम देखेंगे जो कैर मिन की वैल्यू है वो 128 है, और यहाँ पर 128 ही है, और फिर यहाँ 127 है। वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो जितनी भी वैल्यूज मैंने बताई थी वो सारी वैल्यूज यहाँ पे वैसे ही आपको मिल जाएंगी। और अभी मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं। और अगर आप कभी भूल भी गए तो गूगल कर लो, और अगर गूगल नहीं भी कर सकते हो तो सीधा आप सी लिमिट्स को इंक्लूड करो, और सी लिमिट्स को इंक्लूड करने के बाद ये सारी चीजों को लिखोगे तो अपने आप यार ये जितना भी है सब प्रिंट हो जाएगा। और वैसे ही यार हमारे फ्लोट के लिए और डबल के लिए भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हो सकती हैं। सी फ्लोट में हमारी जो फ्लोटिंग की मैक्स और मिन वैल्यू होती है वो सेव्ड होती है, और उनमें भी हमें हमारे मैक्रोज बने होते हैं। मतलब ये प्री डिफाइंड जो वर्ड्स हैं ये पहले से ही बने हुए हैं, ये हमें बनाने नहीं है। जैसे ही हम सी फ्लोट को डालेंगे मतलब इंक्लूड करेंगे, वैसे ही ये सारे मैक्रोज आ जाएंगे। इस पे आप होवर करोगे तो आप देख सकते हो ये हैश डिफाइन करके बनाया गया है। इनको मैं रन कराऊं अगर सेव करा के तो आप यहाँ पर देखोगे ये सारी वैल्यूज प्रिंट होगी यहाँ पर, और अलग अलग वैल्यूज है। ये साइंटिफिक नोटेशन में ये वैल्यूज दी गई है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, ये लिख नहीं पाओगे आप। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई हो, और आगे वाली वीडियोस में यार सी प्लस प्लस से रिलेटेड बहुत सारी बातें होने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड विद द कोर्स, और सी प्लस प्लस के सारी वीडियोस को आप देखना। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको हर चीज अच्छे से समझ आई हो। सो थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।